ये है परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि सुमिंग की आंखों में एक हल्की चमक आती है जब वो कहता है 2 क्लोन्स। उसका चेहरा और भी डार्क हो जाता है। उसे महसूस होता है कि बाओ झूठ नहीं बोल रही थी। इसका मतलब था उसका पहला अंदाजा गलत था। डी तियान ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 क्लोन्स यहां भेजे हैं। कुछ देर के लिए चुप रहकर सुमिंग की आंखों में एक अलग सी रोशनी चमकने लगती है। वो अचानक पूछता है, तुम्हारे हिसाब से तुम लोग इस बैटल में जीत पाओगे? बाओ हल्की सी देर रुककर धीरे से कहती है, सर जी आन के होने पर जीतने के चांसेस 50-50 हैं। सुमिंग धीरे से नाम दोहराता है, जी आन। यह नाम उसने इविल स्पिरिट सेक्ट में बहुत बार सुना था। धीरे धीरे उसके होंठों पर एक डार्क मुस्कान उभर आती है। अब आगे। सुमिंग सोचता है, ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर से 10 मिलियन एलाइज ब्लड लाइट इकट्ठा करने का टाइम लिमिट सिर्फ 1000 दिन है, और जितना यह लंबा चलेगा इमॉर्टल्स के लिए उतना ही नुकसान होगा। यह तो बर्जर्कर्स के लिए परफेक्ट मौका देने जैसा है। इसीलिए जियान इतना जल्दी इविल सेक्ट और बाकी सब सेक्ट्स के बीच एक बड़ा बैटल शुरू करना चाहता है। शायद बाकी सेक्ट्स भी यही चाहते हैं। वो सब एक ही बैटल में डिसाइड करना चाहते हैं कि जीतेगा कौन और हारेगा कौन। शायद यिन डेथ रीजन के पीछे कोई डील भी चल रही है। क्या ये लोग डिसाइड करना चाहते हैं कि ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर में घुसने के बाद लीडर कौन होगा और फॉलोअर कौन? सुमिंग की आंखों में एक चमक आती है। वो सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू करता है। चाहे उसके पास प्रूफ ना हो, पर वो जानता है कि उसकी गैस सही हो सकती है। ये उन कम तरीकों में से एक था जो पहले गॉड ऑफ बर्जर्कर्स ने ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर के लिए बनाए प्लान को सॉल्व कर सकता था। इस बैटल का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा डी तियान के 2 क्लोन्स और जियान के बीच की फाइट। उसके बाद बाकी इमॉर्टल सेक्ट्स के डिसाइपल्स की लड़ाई होगी। लेकिन अगर जियान ये बैटल शुरू कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास कोई कॉन्फिडेंस है। अगर ऐसा है, डी तियान तू मर जाएगा। सुमिंग की आंखों में किलिंग इंटेंट और तेज हो जाता है। उसका डी तियान को मारने का मन और मजबूत हो जाता है, पर उसका कल्टीवेशन लेवल डी तियान की स्ट्रेंथ के सामने कमजोर है। इसलिए वो डायरेक्ट फाइट में उसको नहीं मार सकता। पर अगर डी तियान नहीं मरता तो सुमिंग कभी बर्जर्कर सोल रियल्म नहीं पहुंच पाएगा। इसी वजह से डी तियान को मारने की उसकी इच्छा और तेज हो जाती है। मैं तेरा सामना सीधा नहीं कर सकता, पर अगर मैं इविल सेक्ट के कल्टीवेटर्स के साथ छुपकर मिक्स हो जाऊं और जब तू जियन से लड़ रहा हो और तुझे लगे कि मैं बैटल के दौरान अटैक नहीं करूंगा, तब मेरा तुझे मारने का चांस सबसे ज्यादा होगा। जियन भी वो मौका कभी नहीं छोड़ेगा। सुमिंग अपने मन में ठंडा सा हंस पड़ता है। यह सोचकर उसका फेस और डिटरमिन्ड हो जाता है। सुमिंग बाओ से बोलता है, जब तुम्हारे ऊपर ग्रेट स्काई डिवाउरर रूने कास्ट करेगा, तब मैं यहां रहकर इंश्योर करूंगा कि कोई तुझमें कोई दिक्कत न देख सके। 2 दिन के बाद जब तू निकलेगा, मैं तेरे साथ चलूंगा और इमॉर्टल सेक्ट्स के अगेंस्ट लड़ूंगा। सुमिंग हाथ हिलाकर बाओ को इग्नोर करता है और एक कदम में हॉल से गायब हो जाता है। सिर्फ बाओ हॉल में रह जाती है, शॉक में। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर कंफ्यूजन आता है। फिर वो जैसे कुछ याद करती है। उसका पूरा बदन कांप उठता है। वो हॉल के दरवाजे की तरफ घूमकर देखती है। उसकी सांस तेज हो जाती है। बहुत देर बाद वो नॉर्मल होती है। वो सोचती है, क्या डी तियान और डेस्टिनी के बारे में जो रूमर्स हैं वो सच हैं? डी तियान की स्ट्रेंथ के सामने किसी का उसको इजीली एम्बुश करना मुश्किल था जब उसके 2 क्लोन्स जियन से लड़ रहे हों। असेंडेंस लेवल के एक पावरफुल इमॉर्टल के लिए भी बिना सेल्फ डिस्ट्रक्ट किए हेल्प करना मुश्किल होता। सिर्फ थोड़ी चांसेस मिल सकते थे जियन को हेल्प करने के, और अगर लो लेवल इमॉर्टल हो तो उसका अटैक करना बेकार था। वो बिल्कुल बेकार हो जाता। सिर्फ द परफेक्ट मौका मिलता जियन को अगर किसी का पावर असेंडेंस से ज्यादा हो और वो डी तियान के एक क्लोन से अकेला लड़ सके। सुमिंग के पास ये पावर नहीं थी, या फिर थोड़ी थी, पर उसके लिए और बड़ी चीज थी कि वो डी तियान की डिवाइन एबिलिटीज को जानता था। जब होंगलुओ ने उसके बॉडी को कंट्रोल किया था, तब उसने डी तियान से फाइट की थी, और होंगलुओ के जाने के बाद सुमिंग ने खुद एक को मार दिया था। कुछ साल पहले डेड सी आइलैंड पर उसने डी तियान के एक क्लोन के साथ लड़ाई की थी। उस लड़ाई में शायद उसे ओल्ड जन मेकर की हेल्प चाहिए थी बचने के लिए, पर अगर उसने डी तियान के क्लोन को बैडली हर्ट न किया होता तो जन मेकर की हेल्प के बावजूद वो नहीं बच पाता। सुमिंग 3 फाइट्स में डी तियान से नहीं मरा, और अब वो चौथी फाइट खुद शुरू करने जा रहा था। वो सोचता है, मैं जियन पर डिपेंड नहीं कर सकता इस बैटल में। सुमिंग 1000 रिवर वैली के एज पर आता है। ये वही जगह थी जहां आउटर सेक्ट डिसाइपल्स ज्यादा रहते थे। वो एक थोड़ा अलग जगह ढूंढता है, बैठता है और गहरी सोच में चला जाता है।
वो अपना स्टोरेज बैग टच करता है। उसने गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का स्पाइक फिर से वापस लिया था जो उसने पहले यूज किया था। स्पाइक अभी यूज हो सकता था, पर इस बार टाइमिंग पर बहुत ध्यान देना होगा, वरना उसका कोई फायदा नहीं। सुमिंग की आंखों में एक लाइट चमकती है। वो अपना स्टोरेज बैग राइट हैंड से पैट करता है। एक डार्क लाइट निकलकर उसके मुंह में घुस जाता है, जो उसके बॉडी में नरिश होना शुरू हो जाता है। उस लाइट के अंदर वही स्पाइक था। सुमिंग सोचता है, मेरे सारे एन्चेंटेड ट्रेजर्स पिछले बैटल में डिस्ट्रॉय हो गए। सिर्फ एक चीज है जो यूज हो सकती है, हर्न माउंटेन बेल, जो ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल से अब्सॉर्ब्ड पावर की वजह से बहुत स्ट्रांग हो गया है। इसका मैं यूज कर सकता हूं। फिर वो डिवाइन लाइटनिंग भी है, जो डी तियन को पहले बहुत डराता था। सुमिंग के चेहरे पर एक स्पार्कल आती है। उसको याद आता है वो 9 होल्ड कॉल्ड्रन का पावर जो उसने देखा था, जो अब तक भुलाया नहीं जा सकता। मेरे पास 3 और डिवाइन एबिलिटीज हैं जो डी तियन के क्लोन ने कभी नहीं देखी। शायद वो काम आ सकती हैं। सबसे पहले उसके दिमाग में आता है ग्रास नॉट पपेट आर्ट, जो उसने सीखा था। दिक्कत यह है कि मुझे डी तियन के बाल या उसका पर्सनल आइटम चाहिए इस आर्ट के लिए। सुमिंग की आंखें छोटी हो जाती हैं। उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वो सोचता है, शायद मुझे उसके बाल या चीज की जरूरत नहीं। अगर डी तियन की माइंड कनेक्शन किसी चीज से है तो मैं उसको यूज कर सकता हूं। अगर वो चीज एक इंसान भी हो तब भी मैं यूज कर सकता हूं। बस वो इंसान डी तियन का करीबी और मेंटली कनेक्टेड होना चाहिए। सुमिंग ठंडी मुस्कान देता है। उसे याद आता है डी तियन का सर्वेंट, वही ब्लैक रोब वाला ओल्ड मैन जो सुमिंग ने वर्ल्ड ऑफ 9 यिन में कैप्चर किया था, अभी भी उसके पास था। पहले वो उससे डेस्टिनी के बारे में पूछना चाहता था, पर अब वो डी तियन के खिलाफ एक परफेक्ट वेपन बन गया था। वो सोचता है, ये बंदा डी तियन का ट्रस्टेड सर्वेंट है, मुझे देखने के लिए भेजा गया था। उसने डी तियन के क्लोन के साथ फ्यूज किया था और वो उसका ट्रस्टेड सबऑर्डिनेट है। इसीलिए ये बंदा डेफिनेटली डी तियन के साथ मेंटली कनेक्टेड है। सुमिंग के मन में ठंडी सी हंसी गूंजती है। डी तियन, तूने मुझ पर सील लगाई थी और जब मैं बर्जर्कर सोल रियल्म पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तू दूर से मुझ पर अटैक करके मुझे फेल कर सकता था। अब मैं तुझे तेरे ही तरीके से ग्रास नॉट पपेट आर्ट से दर्द दिखाऊंगा। सुमिंग की आंखों में रूथलेसनेस आती है। फिर वो कॉल्म हो जाता है। 7 अबिसल यिन डेथ सील भी है। ये शेनडोंग का डिवाइन एबिलिटी है, पर क्योंकि वो यिन डेथ रीजन से नहीं है, वो कंप्लीट नहीं कर सका। मैंने उस दिन कॉपी किया था और मुझे यकीन है कि मैं इसे एग्जीक्यूट कर सकता हूं। सुमिंग आंखें बंद करके उस वर्डेंट एबिसल सील पर ध्यान देता है। फिर आंखें खोलता है। डी तियन को मारने की उसकी इच्छा और तेज हो जाती है। लास्ट, सुमिंग अपने लेफ्ट हैंड को उठाता है और अपने 4 उंगलियों को देखता है। उनके टिप्स पर रूनिक सिंबल्स की हल्की चमक आती है। उसकी आंखों में ब्रिलियंट लाइट भर जाती है। विंड, रेन, थंडर, लाइटनिंग और विंटर। उसका नजर उसके राइट लिटिल फिंगर पर जाता है। 2 दिन। सुमिंग खड़ा होता है और बिना ट्रेस छोड़े गायब हो जाता है। जहां वो बैठा था वहां से एक शेडी इंसान एले से निकलता है। वो इधर उधर देखकर बोलता है, मैं क्या करूं? मैं तो मरने वाला हूं इस बैटल में। चेन चेन, ओ चेन चेन, क्या तू सच में यंग मरने वाला है? हेवेंस को टैलेंटेड लोग पसंद ही नहीं। वो बंदा चेन चेन था। वो वहीं बैठ जाता है जहां पहले सुमिंग बैठा था। आकाश की तरफ देखकर दिन में सपने देखने लगता है। वो बोलता है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यहां चुपके डिसेंड ही नहीं करता, वहां ऊपर ही रहता। सारी लड़कियां मिलती, सारे स्पिरिट स्टोन्स मिलते। मेरी गलती है कि मैं ग्रीडी था। मुझे लगा था बर्जर्कर्स के लैंड में आके जिंदगी इजी हो जाएगी। चेन अपने बाल खींचता है। उसका फेस दुखी लगता है। वो एक इमॉर्टल था जो बर्जर्कर्स के लैंड में डिसेंड हुआ था, पर शायद सबसे वीक कल्टीवेटर। जब वो ये सब सोच रहा था, सुमिंग अपने केव अबोर्ड में वापस आ गया था। वो बैठकर हाथ हिलाता है और एक ब्लैक फॉग का बॉल उसके सामने आता है। उसके अंदर ब्लैक रोब वाला ओल्ड मैन डी तियन का सर्वेंट था। उस एरिया को सील किया गया था ताकि उसकी प्रेजेंस बाहर न जा सके। सुमिंग उस ओल्ड मैन को घूरता है, फिर एक ब्लेड ऑफ ग्रास निकालता है और उस पे नॉट्स बांधने लगता है। हर नॉट के साथ वो ओल्ड मैन की सोल का एक टुकड़ा खींच लेता है। सुमिंग के डी तियन के लिए गुस्से और किलिंग इंटेंट से हर नॉट कर्सेस, हेट्रेड और सिनिस्टर आर्ट से भरा होता है। हर नॉट में वो सारी चीजें बांधता है जो वो डी तियन के साथ चाहता है: मैडनेस, डिस्ट्रक्शन, सप्रेशन, डेथ। जब वो नॉट्स बांधता है, ठंडी हवा निकलती है जो ओल्ड मैन की सोल को खींचकर नॉट्स में फ्यूज करती है।
फिर उस कनेक्शन का यूज करके सुमिंग डी तियन को टारगेट करने लगता है। धीरे धीरे उसे लगता है कि जैसे वो डी तियन को देख रहा है जब वो ग्रास नॉट डॉल को देखता है। सुमिंग सोचता है, अगर मैं डी तियन को इस बैटल में नहीं मार पाया तो मैं कभी खुश नहीं रहूंगा। अगर डी तियन नहीं मरता तो मैं ही मरूंगा। मैं इस बैटल में हार नहीं सकता। सुमिंग ग्रास नॉट डॉल को पकड़ता है और उसके चेहरे की मर्डरस ऑरा इतनी तेज हो जाती है कि केव अबोर्ड के अंदर तुरंत फ्रॉस्ट की लेयर बन जाती है। समय बहता है और 2 दिन बीत जाते हैं। ईविल सेक्ट के मार्च करने से 2 घंटे पहले आसमान रोशन हो रहा था और सुमिंग के राइट पाल्म पर एक हल्की ग्रीन मार्क चमकने लगती है। इसके अंदर एक वेव ऑफ डेथ थी जो खत्म नहीं हो रही थी। ये वर्डेंट एबिसल सील का की था जो सुमिंग ने 2 दिन में ग्रास नॉट डॉल के साथ बनाया था। यह कंप्लीट नहीं था और यूज करते वक्त उसे कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, पर सुमिंग ने फिर भी डिसाइड किया इसे यूज करेगा। उसने अपनी आंखों से इस आर्ट का पावर देखा था और उसे पूरा यकीन था कि उसका अपना डेथ ऑरा के साथ ये वर्डेंट एबिसल सील शेनडोंग से ज्यादा पावरफुल होगा। ग्रीन मार्क के अलावा सुमिंग अपने लेफ्ट हैंड में ग्रास नॉट डॉल पकड़े हुए था। ओल्ड मैन गायब हो चुका था, पर डॉल से ठंडी हवा निकल रही थी। अगर कोई उसको ज्यादा देर देखे तो उसको अंदर से चिल्लाती हुई आवाजें सुनाई देती। सुमिंग गहरी सांस लेता है। डॉल को संभाल कर रखने के बाद वो खड़ा होता है और अपने केव अबोर्ड से गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। ईविल स्पिरिट सेक्ट के डिसाइपल हवा में उड़ रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले 1000 रिवर वैली आते वक्त उन्होंने यूज किया था। एक बहुत बड़ा फ्लाइंग फेंगशुई कंपास, पर इस बार एक नहीं, पूरे 9 कंपासेस थे। इन 9 बड़े बड़े फेंगशुई कंपासेस पर बैठकर हजारों ईविल स्पिरिट सेक्ट के डिसाइपल्स सफर कर रहे थे। ये सब या तो आउटर सेक्ट के डिसाइपल थे या फिर वो बर्सर्कर्स जिनका ब्लड इनहेरिटेंस बदल चुका था। दूर से देखो तो ये पूरी भीड़ एक बड़ी काली लहर जैसी लग रही थी और इनकी गिनती ही इतनी ज्यादा थी कि इनका प्रेजेंस ही एक बड़ी स्ट्रेंथ फील करा रहा था। इन 9 कंपासेस के आसपास 18 बड़े बड़े यिन ड्रैगन्स घूम रहे थे। ये ड्रैगन्स वेंजफुल सोल से बने हुए थे। हर एक की लंबाई 10,000 फीट से भी ज्यादा थी। ये कंपासेस को घेर कर हवा में घूम रहे थे और इनकी दहाड़ आसमान को हिला रही थी। लगभग 10,000 एलीट डिसाइपल्स इन यिन ड्रैगन्स पर बैठे थे, सभी ईविल स्पिरिट सेक्ट के टॉप डिसाइपल्स। उनके चेहरे ठंडे और खौफनाक थे। आंखों में किलिंग इंटेंट चमक रहा था। जैसे ही वो डेड स्पिरिट से बने ड्रैगन्स पर बैठे आगे बढ़ रहे थे, हवा में उनकी दहाड़ और चीख की आवाज गूंज रही थी। हर यिन ड्रैगन के सिर पर 2-3 लोग बैठे थे जो सेक्ट के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स थे। सबसे आगे वाले ड्रैगन के सिर पर शेनडोंग खड़ा था और सबसे पिछले ड्रैगन पर बाओ च्यू। ये पूरा आर्मी का सीन आसमान में पहले 1000 रिवर वैली वाले अटैक से कहीं ज्यादा बड़ा और भयावह लग रहा था। वहां की फाइट सिर्फ एक छोटा वार्म अप थी। असली वॉर अभी शुरू होने वाली थी। यिन ड्रैगन्स के पीछे 9 बड़े कैरेजेस चल रहे थे, हर एक हजारों फीट लंबा, रूनिक सिंबल से कवर्ड। कोई नहीं जानता था कि अंदर क्या है, पर जो हल्की हल्की प्रेशर की वेव्स निकल रही थीं, उनसे सबको लग रहा था कि अंदर बहुत ही पावरफुल किलिंग वेपन्स रखे हैं। ये कैरेजेस ड्रैगन्स के पीछे आसमान में एक लाइन में खींचते हुए आगे बढ़ रहे थे। पर यहीं तक नहीं था। ईविल स्पिरिट सेक्ट का असली दिखावा तब दिखा जब आसमान के काले बादल बदलकर बड़े खोपड़ियां, स्कल्स बन गए। आर्मी की शक्ल और भी ज्यादा खौफनाक हो गई। सबसे ज्यादा अटेंशन खींच रहे थे 2 बड़े बैनर्स जो लेफ्ट और राइट साइड के सबसे बाहर वाले यिन ड्रैगन्स पर लगे थे। ये बैनर्स ड्रैगन से भी ज्यादा बड़े थे, लगभग 1 लाख फीट लंबे। जैसे ही ड्रैगन्स हवा को चीरते आगे बढ़ते, बैनर्स तेज हवा में झूलते हुए सबका ध्यान खींच लेते। लेफ्ट बैनर पर सिर्फ 3 वर्ड्स लिखे थे, ईविल स्पिरिट सेक्ट। राइट बैनर पर भी 3 वर्ड्स थे जो देखते ही खून की प्यास का एहसास करा देते, मैसेकर ऑल लाइव्स। बैनर्स के हवा में फ्लैपिंग की आवाज, यिन ड्रैगन्स की दहाड़ और वेंजफुल सोल्स की चीख मिलकर एक ऐसी आवाज बना रही थी जो हर तरफ गूंज रही थी। जहां भी ये आर्मी गुजरती, नीचे जमीन पर सब चुप हो जाते। चाहे कितने भी पावरफुल वाइल्ड बीस्ट्स क्यों ना हो, सब अपना सिर झुका लेते, आर्मी को देखने की हिम्मत नहीं करते। जमीन पर रहने वाले बर्सर्कर ट्राइब्स भी पूरी तरह चुप हो गए। सुमिंग इन्हीं 9 फेंगशुई कंपासेस में से एक पर बैठा था जो यिन ड्रैगन से घिरा हुआ था। वो शांत चेहरे के साथ आसमान की तरफ देख रहा था, अपनी पावर सर्कुलेट करके इस बड़ी बैटल के लिए तैयार हो रहा था। एक ऐसी बैटल जो आसमान को हिला देगी। उसे ना ईविल स्पिरिट सेक्ट का खात्मा चाहिए था, ना इमॉर्टल सेक्ट्स की जीत। उसका एक ही मकसद था, दी तियन की मौत। दी तियन को इस बैटल में मरना ही होगा।
जब सुमिंग की आंखों में किलिंग इंटेंट चमका, तभी उसके कानों में एक रोती सी आवाज आई। चेन चेन रोते हुए कहता है, सीनियर, हमारी किस्मत कितनी अजीब है। मुझे नहीं लगा था कि तुमसे फिर मिलूंगा। सीनियर, इस बार तुम मुझे बचाना ही पड़ेगा। सुमिंग को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी। वो आवाज पहचान गया। चेन चेन कंपास के हैंडल को जोर से पकड़े रखा था ताकि हवा का प्रेशर उसे उड़ा ना ले। अपने छोटे से कल्टीवेशन बेस को वो जोर जोर से सर्कुलेट कर रहा था। मुश्किल से अपने आप को संभालकर वो धीरे धीरे 8वें फेंगशुई कंपास पर घूमकर सब लोगों से मदद मांगने लगा। जब उसने सुमिंग को देखा, उसकी आंखों में तुरंत उम्मीद चमक उठी। वो घुटनों के बल क्रॉल करके सुमिंग के पास आया और बेचैन नजर से उसकी तरफ देखने लगा। चेन चेन जानता था कि सुमिंग कोई आम बंदा नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ पावर हाउस है। उसने 1000 रिवर वैली वाली फाइट में सुमिंग को अचानक गायब होते भी देखा था। चेन चेन जल्दी जल्दी कहता है, सीनियर, इस बार इविल सेक्ट की चारों ग्रेट सेक्ट्स मार्च करने वाली हैं, पर हमें नहीं पता उनका गैदरिंग पॉइंट कहां है। लेकिन इस बार सारे इविल सेक्ट के प्रोडिजीज जरूर आएंगे, चाहे वो पुराने मॉन्स्टर्स हों या नई जनरेशन के जीनियसेस, सब यहां होंगे। जैसे इविल डस्ट सेक्ट का सिकोंग, ये बंदा वहां की यंग जनरेशन का सबसे पावरफुल है। ये हमारे सेक्ट के शनहेन के बराबर माना जाता है। चेनचन की आंखों में एक चाल चलती सोच चमकी और वो सुमिंग को सेक्ट के लोगों के बारे में सब बताने लगा। उसे पता था कि अगर वो अपनी वैल्यू दिखाना चाहता है तो सुमिंग को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी होगी। अब उसके लिए अपनी इविल सेक्ट की सीक्रेट्स बचाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसकी जान खतरे में थी। सुमिंग हल्की सी नजर उस पर डालता है और धीरे से पूछता है, वो सिकोंग का नाम कैसे लिखते हो? चेनचन तुरंत जवाब देता है, सिकोंग बिना स्पेस के। सुमिंग मन ही मन सोचता है, सिकोंग सिकोंग। फिर चेनचन फिर से बोलने लगता है, सीनियर देखो, तीसरे यिन ड्रैगन पर जो सबसे बड़ा बंदा खड़ा है वो इविल स्पिरिट सेक्ट का शनहेन है। सुमिंग उस तरफ देखता है। वो आदमी इतना बड़ा था जैसे एक छोटा पहाड़। उसके आसपास घूमते वेंजफुल सोल्स और उसके बॉडी से निकलती पावर सबको डरा रही थी। सुमिंग धीरे से बोलता है, शनहेन। वो पहले ही उसे पहचान गया था जब सेक्ट में आया था, क्योंकि उसने पहले उसको वेंजफुल सोल्स को फीड करते देखा था। सुमिंग मन ही मन सोचता है, मेरी करंट शक्ल में इन लोगों में से कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। चेनचन फिर से सीक्रेट्स बताता है, सीनियर सर शेनडोंग तो तुम जानते हो, पर तुम्हें पता नहीं होगा कि इमॉर्टल लैंड में उनका स्टेटस अलग ही लेवल का है। वो इविल सेक्ट के 3 इंफीरियर सेक्ट्स में से एक के अपोजी हैं। इविल सेक्ट को इमॉर्टल लैंड में 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। 3 सुपीरियर सेक्ट्स, इविल स्काई, इविल डाओ, इविल इमॉर्टल, और 3 इंफीरियर सेक्ट्स, इविल स्पिरिट, इविल डस्ट, इविल लस्ट। इस बार बजर्कर लैंड में जो डिसेंड किया है वो है इविल इमॉर्टल सेक्ट, और उन्होंने तीनों इंफीरियर सेक्ट्स को साथ लाया है। फिर वो धीरे से और बताता है, सर शेनडोंग के साथ बाकी 2 एपोजीज हैं, सर शिहाई इविल डस्ट सेक्ट और बिट्यू इविल लस्ट सेक्ट। ये तीनों असेंडेंट्स के ग्रेट सर्कल तक पहुंच चुके हैं और अपना फुल फॉर्म लेकर बजर्कर लैंड में डिसेंड कर सकते हैं। यिन डेथ की लॉज उनको अफेक्ट नहीं करती। वो उन इमॉर्टल्स की तरह नहीं है जो हजारों साल पहले आए थे और अपनी पावर यूज नहीं कर पा रहे थे। फिर चेनचन एक और बड़ा सीक्रेट बताता है, सर जियान भी आया है। वो इविल सेक्ट के 3 सॉवरेंस में से एक है। इमॉर्टल गैलेक्सी में, जो मॉर्निंग डाउ वर्ल्ड का एक हिस्सा है, वहां इमॉर्टल्स पूरी गैलेक्सी का सिर्फ 1/3 पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं। वहां 3 सॉवरेंस इविल सेक्ट के और 5 एम्परर्स इमॉर्टल सेक्ट के होते हैं। सर जियन है सॉवरेन ऑफ डिस्ट्रक्शन, और दीतियन जो ग्रेट लीफ इमॉर्टल सेक्ट का है वो है हेवनली एम्परर, 5 एम्परर्स में से एक। यह सुनकर सुमिंग का दिल हिल गया। यह पहली बार था जब उसने इमॉर्टल लैंड के असली सीक्रेट सुने। अगर कोई हाई लेवल कल्टीवेटर यह बताता तो वो इतना हैरान नहीं होता, पर चेनचन जैसे बंदे से सुन के वो चौंक गया। सुमिंग तुरंत पूछता है, इन सॉवरेंस और एम्परर्स का कल्टीवेशन लेवल क्या है? चेनचन जवाब देता है, डिटेल्स तो मुझे नहीं पता, पर सुना है कि सॉवरेन ची को छोड़कर बाकी 2 सॉवरेंस 3rd स्टेप तक पहुंच चुके हैं, और 5 एम्परर्स में येलो एम्परर को छोड़कर बाकी 4 भी 3rd स्टेप के ऑलमाइटी हैं। पर यह सिर्फ अफवाह है, कंफर्म नहीं है। सुमिंग मन ही मन सोचता है, 3rd स्टेप। होंगलुओ की इनहेरिटेंस से जो इमॉर्टल्स का कल्टीवेशन सिस्टम सीखा था वो याद आ रहा है। वो धीरे से बोलता है, अगर ऐसा है तो इमॉर्टल सेक्ट्स का इन्फ्लुएंस इविल सेक्ट से ज्यादा है,
पर अगर वो दोनों बराबर लड़ते हैं तो जरूर उनके पास कोई ऐसी चीज होगी जो बैलेंस बनाती है। चेंचन धीरे से कहता है, सीनियर, तुम सही कह रहे हो। ये सारा बैलेंस सिर्फ इसलिए बना हुआ है क्योंकि येलो एम्परर, जो इमॉर्टल्स में सबसे पावरफुल था, बहुत साल पहले आइसोलेशन में चला गया और आज तक वापस नहीं आया। लोग कहते हैं कि येलो एम्परर शायद मर गया है और कुछ अफवाह है कि डीतियन ने किसी अजीब तरीके से उसे मार दिया। वो सांस लेते हुए फिर बोलता है, पर यह सब सिर्फ अफवाह है। उनके कल्टीवेशन लेवल का फर्क इतना बड़ा है कि असली सच कोई नहीं जानता। लेकिन जब से येलो एम्परर गया, उसका रॉयल ब्लड लाइन टूट गया। उसका बेटा होंगलुओ पागल हो गया और डीतियन ने उसे दबोच लिया। कोई नहीं जानता उसे कहां सील किया गया है। बस इतना समझ लो कि येलो एम्परर के साथ कुछ अजीब हुआ था। चेंचन फिर हल्की सी फुसफुसाहट के साथ कहता है, और जो सॉवरेन ची है, जो 3 सॉवरेन्स में सबसे स्ट्रांग है, वो कभी कभी अपना डिवाइन सेंस इमॉर्टल्स के लैंड पर भेजता है ताकि सबको डरा सके। पर वो भी ज्यादातर वक्त आइसोलेशन में रहता है। इसी वजह से आज का बैलेंस बना हुआ है। यह सब बोलते वक्त चेंचन अपने चेहरे पर एक मिस्टीरियस एक्सप्रेशन लाता है, पर अंदर ही अंदर वो सुमिंग का मजाक उड़ा रहा था। उसके मन में सोचता है, यह बंदा चाहे कितना भी पावरफुल हो, पर एंड में तो एक बजरकर ही है। बस थोड़ा इमॉर्टल्स का सीक्रेट बता दिया और ये तो हैरान हो गया। लेकिन वो अपने चेहरे पर यह सोच नहीं दिखाता। वो बस ओहो का नाटक करता है। सुमिंग आंखें बंद करके कुछ देर सोचता है, फिर धीरे से आंखें खोलता है और कहता है, तुम उन लोगों में से हो जो यहां डिसेंड हुए हैं। चेंचन बिना सोचे तुरंत हां में सिर हिला देता है। अंदर ही अंदर वो और भी ज्यादा सुमिंग को बेवकूफ समझता है। सोचता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान ये बात तुरंत समझ जाता, पर यह बंदा आंख बंद करके इतना सोच रहा है जैसे बड़ी मुश्किल बात हो। फिर सुमिंग शांत सुर में बोलता है, तुम्हारा डिसेंड करने का तरीका दूसरे इमॉर्टल से अलग है। चेंचन का चेहरा थोड़ा घबरा जाता है, पर वो हां में सिर हिला देता है। अंदर सोचता है कि अपना कल्टीवेशन लेवल लो है, प्रोडिजी नहीं है और डिसेंड करने की प्रॉपर रिक्वायरमेंट भी उसके पास नहीं थी, इसलिए वो अलग तरीके से यहां आया। ये सोचकर उसका डर थोड़ा कम हो जाता है। फिर सुमिंग बिल्कुल फ्लैट टोन में बोलता है, तुम इविल सेक्ट के भी नहीं हो। यह सुनकर चेंचन का चेहरा एकदम स्टिफ हो जाता है। वो पहले थोड़ा रुकता है, फिर धीरे से सिर हिला देता है। अब उसके अंदर एंग्जाइटी और शक बढ़ जाता है। सुमिंग के होठों पर एक छोटा सा स्माइल आता है। वो धीरे से कहता है, और तुम इमॉर्टल भी नहीं हो। चेंचन की आंखें एकदम फट जाती हैं। वो लगभग खड़ा हो जाता है शॉक में। उसका दिल तेज धड़कने लगता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती है। सुमिंग हर चीज को देख रहा है, जैसे वो उसकी रूह तक देख सकता हो। अब उसके दिल में कोई भी डिस्डेन नहीं बचा, सिर्फ डर और कंफ्यूजन। चेंचन बेचैनी से कहता है, सीनियर, मुझे डराओ मत। मैं इमॉर्टल कैसे नहीं हो सकता? वो महसूस करता है जैसे सुमिंग की आंखों का एक नजर उसके हर सीक्रेट को तोड़ रहा हो। पहली बार वो समझ नहीं पा रहा कि सामने वाला बंदा है कौन। सुमिंग शांत सुर में बोलता है, तुम कहां से आए हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो चेंचन की तरफ गहरी नजर डालकर फिर बोलता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूं और तुम्हें इविल सेक्ट और इमॉर्टल सेक्ट्स की लड़ाई में बचने का सबसे ज्यादा चांस दे सकता हूं। पर तुम बचो या मरो, यह तुम्हारी वैल्यू पर डिपेंड करेगा। चेंचन के चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशंस आते हैं। वो समझ जाता है कि सुमिंग की बात का मतलब है, जितना वैल्यूबल बनेगा उतनी प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर सुमिंग छोड़ दे तो उसकी जिंदगी सिर्फ किस्मत पर डिपेंड करेगी। और उसे याद आता है कि उसकी किस्मत पहले कितनी बुरी रही है, तो उसके शरीर में एक ठंडी सी सर्दी दौड़ जाती है। वो हाथ जोड़कर कहता है, सीनियर, मुझे बजरकर लैंड में रहकर बस हो गया है। अगर तुम मुझे बचा दोगे तो मैं तुम्हें बताता हूं कि इमॉर्टल्स यहां कैसे आते हैं और मेरा तरीका उनसे कैसे अलग है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कैसे बजरकर लैंड छोड़कर वापस अपने लैंड जाता हूं। तुम खुद अपनी आंखों से देख पाओगे। सुमिंग कुछ देर उसे देखता है, फिर धीरे से सिर हिला देता है। चेंचन एक लंबी सांस छोड़ता है, जैसे उसका बोझ हल्का हो गया हो। उसके दिल में इमोशंस का तूफान चल रहा था। इमॉर्टल लैंड से यहां आना, अब दोबारा घर लौटने की उम्मीद और सामने मौत का खतरा। उसे नहीं पता था कि यह प्रॉमिस आगे जाकर इमॉर्टल्स के लिए बड़ी तबाही लाने वाला है। ना ही उसे पता था कि सुमिंग का इसको देखना डीतियन के प्लान्स को हिला देगा जैसे कभी नहीं हुआ। अगले कुछ दिन इविल स्पिरिट सेक्ट की आर्मी हवा में तेज रफ्तार से चलती रही। सुमिंग फेंग शुई कंपास पर शांत बैठा रहा। वो अभी भी आउटर सेक्ट का डिसाइपल माना जा रहा था
और उसकी करंट शक्ल एक 14-15 साल के लड़के की थी, इसलिए ज्यादा लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। 18 यिन ड्रैगन्स और 9 कैरेजेस मिलकर पूरे ईस्टर्न वेस्टलैंड्स का आधा हिस्सा क्रॉस कर गए। उनका स्पीड इतना ज्यादा था कि कभी कभी नीचे देखकर सुमिंग भी आंखें सिकोड़ लेता। फिर 3 दिन बाद उनके सामने एक अजीब लैंड आता है। यह जमीन पूरी काली थी और इसमें हर जगह से डिके की स्मेल आ रही थी। हर तरफ बड़े बड़े गड्ढे, पिट्स बने हुए थे, जैसे आसमान से बड़े सितारे गिरकर गिरे हों। कुछ गड्ढे तो लाखों फीट के थे और छोटे वाले भी हजारों फीट। जो जगह खाली थी वहां बहुत बड़े बड़े पत्थर, स्टोन्स पड़े थे। ये पत्थर अलग अलग साइज के थे, कुछ तो इतने बड़े कि इंसान उनके सामने छोटा सा कीड़ा लगता। आसमान में भी वैसे ही पत्थर तैर रहे थे, बिना गिरे हुए, जैसे किसी लॉ की पावर उन्हें हवा में रोक रही हो। यह एरिया ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के सेंटर के पास था और ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर से भी दूर नहीं था। यह वही बैटलफील्ड था जहां इविल सेक्ट और इमॉर्टल सेक्ट्स अपना वॉर करने वाले थे। यहीं डिसाइड होगा कि कौन ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर में लीड लेगा और कौन पीछे चलेगा। जो हारेगा उन्हें इमॉर्टल्स की सोल्स देनी पड़ेगी ताकि टावर का 10 मिलियन ब्लड लाइट जल सके, जो एंट्री का कंडीशन है। यह डिसीजन बर्जकर लैंड में नहीं बल्कि इमॉर्टल्स के गैलेक्सी में 3 सॉवरेंस और 5 एम्परर्स ने मिलकर लिया था। इविल स्पिरिट सेक्ट पहली सेक्ट बनी जो इस बैटलफील्ड पर पहुंची, क्योंकि 1000 रिवर वैली सबसे करीब था। इसी वजह से उन्हें पहले यहां भेजा गया था। यिन ड्रैगन्स की दहाड़ पूरे आसमान में गूंज रही थी, आवाज में हल्की सी वेव चल रही थी। 18 यिन ड्रैगन्स नीचे उतर गए। डिसाइपल्स उन पर से उतरकर आसमान में तैरते मीटियर्स और जमीन के बड़े स्टोन्स पर छौंट गए। 9 कैरेजेस जमीन पर लाइन में लग गए। डिसाइपल्स उन पर बैठकर शांत सांस ले रहे थे, ऑर्डर्स का वेट करते हुए। शेंडोंग और बाकी ओल्ड मॉन्स्टर्स 1 लाख फीट के पत्थर पर बैठ गए, आसमान में तैरते मीटियर्स पर नहीं। वो सब बस चुप बैठकर वेट कर रहे थे। सिर्फ 2 बड़े बैनर्स हवा में झूल रहे थे, दूर से चमकते हुए, इविल स्पिरिट सेक्ट और मैसेकर ऑल लाइव्स। सुमिंग और हजारों आउटर सेक्ट डिसाइपल्स को अलग रखा गया। कोई नहीं बता रहा था उन्हें कहां जाना है, तो सब अपने अपने हिसाब से छूट गए। सुमिंग 1000 फीट के पत्थर पर बैठ गया। चेंचन उसके साथ घबराते हुए बैठा। चेंचन धीरे से कहता है, सीनियर, मुझे पता है ये जगह क्या है। ये वही स्पॉट है जहां इमॉर्टल्स डिसेंड करते हैं। यहां यिन डेथ की लॉ सबसे कमजोर है, इसलिए इमॉर्टल्स को यहां आना सबसे इजी लगता है। ज्यादातर इमॉर्टल्स ईस्टर्न वेस्टलैंड्स में इसी स्पॉट पर आए हैं। वो आसमान की तरफ घबराहट से देखता है। क्या इस बैटल के दौरान नए इमॉर्टल्स भी यहां आएंगे? अगर ऐसा हुआ तो यहां लड़ाई की जरूरत ही नहीं। उसका दिल जोर से धड़कता है। उसे लगता है कि यह बैटल उसके सोच से भी ज्यादा बड़ी होने वाली है। सुमिंग शांत रहता है। वो आसमान की तरफ देखकर आंखें सिकोड़ता है और रून की पावर के रिपल्स को महसूस करता है। जाने से पहले मेरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, वरना आप बहुत ही जरूरी बात मिस कर जाएंगे। सबसे पहले मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर, क्योंकि मेरी वीडियो सही ऑडियंस के पास रिकमेंड नहीं हो रही है। अगर आप सभी चाहते हैं कि ऐसे हो और भी एपिसोड आपको रोज देखने मिलते रहे, तो इसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा है, मुझे आपका बस 5 मिनट का टाइम चाहिए। उस टाइम का इस्तेमाल करके हमारे चैनल के अलावा जिन चैनल पर आप डोंगहुआ एक्सप्लेनेशन या चाइनीज नोबेल एक्सप्लेनेशन सुनते हो, जैसे बैटल थ्रू द हेवंस, रेनिगेड इमॉर्टल, अविल इंटरनल, स्वॉलोड स्टार और भी बाकी डोंगुआस, तो उनके चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके 5 लोगों को कमेंट करके मेरे चैनल के बारे में बता दो, जिसकी वजह से अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो हमारे चैनल पर विजिट करेगा। और अगर हमारे वीडियो उन लोगों को पसंद आता है तो वे भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे मुझे और मेरे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट मिल सकेगा, जिसकी वजह से चैनल पर फ्यूचर में आगे के एपिसोड आते रहेंगे। अगर नहीं तो एपिसोड आना बंद हो सकता है और मुझे ये चैनल मजबूरन बस छोड़ना पड़ेगा।